हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हमारा डे 2 है और हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। यूनिट नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, जिसका एक सेशन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। हमने हर एक सेशन में 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है ताकि आप कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं, और हर एक क्वेश्चन में हम डिटेल में कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे अचीव की जा सके, उसके लिए मैंने ये सेशंस आप लोगों के लिए रखे हैं और हर एक सेशन 3 क्वेश्चंस रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो फर्स्ट सेशन था वो देख लिया है, पहला लेक्चर नहीं देख लिया है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइएगा। मैं यूनिट के साथ साथ टॉपिक वाइज भी चीज़ें आपको करवा रही हूँ ना। जैसे अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हमारी यूनिट नंबर 1 है, तो मैंने कल बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करवाए थे। देन धीरे धीरे आपके जो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल इंक्रीज होगा, राइट। तो इसीलिए आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देखो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हर एक चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कोट है से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ नॉट प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, आप लोगों को फोकस करना है कि आप इम्प्रूव करें, इस चीज़ पर नहीं कि आपको किसी को प्रूव करना है। जैसे आपने कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो अगर आपको लगा कि भाई ये टॉपिक है जिसमें मुझे कोई डाउट है, तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है उस टॉपिक में। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट उसमें दे सके, है ना। इसीलिए आप अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, ना कि किसी को कोई चीज़ प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। एंड स्टार्ट करते हैं अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये आपका सिलेबस है और ये है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच वन इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट? इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट नहीं है? आपको याद होगा मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास प्रोवाइड की है उसमें भी ये क्वेश्चन था, इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन था, जिससे मैंने आपको बताए थे कि आपके दो तरीके से अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर हमारे पास कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। इसके अलावा हमारे पास होता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा प्रीपेड सैलरी अकाउंट के बारे में, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट जो है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा एसेट है। ठीक है, प्रोप्राइटर का अकाउंट भी हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट है ना। लेकिन जो पेटेंट है, ठीक है, एक सेकंड, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट है, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे प्रोप्राइटर अकाउंट है, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके पर्सनल अकाउंट है। लेकिन जो पेटेंट अकाउंट है ये क्योंकि आपका एसेट है, और एसेट होने की वजह से ये क्या है, आपका रियल अकाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट नहीं है? दैट इज पेटेंट अकाउंट, क्योंकि पेटेंट क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। और ये कैसे एसेट्स हैं? ये हमारे इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये आपको इमेज याद होगी, मैंने लास्ट क्लास में भी ये पुट की थी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट? हम परचेज अकाउंट में इनमें से किस अमाउंट का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, देखो परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने अगर फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, उसके अलावा हमने कोई कैश में या फिर क्रेडिट में परचेज की चीज, या फिर हमने परचेज रिटर्न किया है, या फिर हमने स्टेशनरी परचेज करी है, इनमें से देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स के टोटल की जिन्हें हम परचेज अकाउंट में शो करेंगे। ध्यान रखना, हम परचेज अकाउंट की बात कर रहे हैं, परचेज बुक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में जो भी चीजें हमने खरीदी हैं वो सभी आएंगी, है ना। यहाँ पर कैश का परचेज भी आएगा और
क्रेडिट का परचेज भी आएगा। तो भी कैश और क्रेडिट का परचेज है वो यहाँ पर आएगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे आप परचेज अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसे आप शो करेंगे आपके फर्नीचर अकाउंट में। ठीक है, परचेज रिटर्न का खुद का अकाउंट बनेगा जिसे हम परचेज रिटर्न अकाउंट कहेंगे, लेकिन हम इसको परचेज अकाउंट में शो नहीं करेंगे। स्टेशनरी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो ऑफिस के खर्चों का एक हिस्सा है, तो इसलिए आप स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट में शो करेंगे, लेकिन आप उसे परचेज अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो अगर हम परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज अकाउंट में हम कैश एंड क्रेडिट परचेज इन दोनों का टोटल शो करते हैं। ठीक है, फर्नीचर, परचेज रिटर्न और परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये सब डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड इन। हमने क्या किया? हमने अपना फिक्स्ड एसेट परचेज किया। सपोज करो मैंने ना कोई मशीनरी परचेज करी है, तो जब हमने कोई मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, तो इसकी देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस विल बी आवर एंट्री। ठीक है, तो या तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे या फिर हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, ये क्रेडिट परचेज है तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर राम, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि ये क्या है? ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब ऑप्शंस देखकर आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, सारी बुक्स लिखी है यहाँ पर तो, और सारी बुक्स जब होती हैं तो उनका तो यूज ही होता है कि हर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को उनमें रिकॉर्ड किया जाए, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को परचेज कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट है, ठीक है, और उससे हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज बुक में तो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारी गुड्स नहीं है, ये एसेट है। ठीक है, कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, और हम सेल्स रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हम इसके लिए सिंपल एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जर्नल प्रॉपर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग के लिए हमने इनॉग्रेशन उसका रखवाया, ऐसे रिबन कट करने के लिए हमने बुलाया है। ठीक है, हमारे किसी दिग्गज पर्सन को, किसी वीआईपी पर्सन को हमने बुलाया है ना। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो एसेट को परचेज करते टाइम या उस एसेट को बनाते टाइम ही इनिशियली जो भी खर्चे होते हैं वो उसी अकाउंट के साथ शो किए जाते हैं। और यहाँ पर हम, क्योंकि हम एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं, उस फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाते वक्त हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल खर्चा है, क्योंकि वो जो खर्चा है वो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। अगर हम बात करें रेवेन्यू खर्चे की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका बेनिफिट हमें बहुत लंबे टाइम के लिए मिलता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको हम इनॉग्रेशन में कर रहे हैं अपना न्यू फैक्ट्री का, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो बात करता है प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको याद होगा बचपन में करते थे ना हम क्लास 11th में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये एंट्री करते थे हम यहाँ पर कि हमारे पास कितना स्टॉक है जो अनसोल्ड है, वो बच गया है, तो हम इसको सेम ईयर के साथ ही रिकॉर्ड करते थे। इस अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? क्या यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा? नहीं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो नहीं हो सकता। क्या हम यहाँ पर लागत के ऊपर बात कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट भी नहीं है। क्या हम यहाँ पर कोई रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये रियलाइजेशन कंसेप्ट भी नहीं है। ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस ईयर में आप कोई खर्चे कर रहे हो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो सेम ईयर पर ही आपको दोनों ट्रांजेक्शन को मैच करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग शो किया जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो सिचुएशन
के बेस पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी कल भी मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था, आप लोगों को याद होगा, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है प्लेइंग सेफ, भाई सेफ प्ले करो, है ना, फ्यूचर के लिए बचाते हुए चलो, ओके, ताकि आपको अचानक से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बाकी सारे प्रिंसिपल हमने कल भी क्लास में डिस्कस किए थे, और यहाँ पर भी मैंने आपको उसका डिटेल में ये टेबल बनाकर दिया था, जिसमें आपको पढ़ सकते हैं मीनिंग प्लस उसके एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, आप लोगों को सिर्फ क्लास को ऐसे करके देखना ही नहीं है, क्लास को इंटरेक्टिव भी रखना है, खुद से इंटरेक्टिव बनाइए। क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या इसका आंसर लगता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन सभी को पता होगी कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा हिला दें, अगर मतलब अगर मैं बोलूं कि लायबिलिटीज अगर मुझे सिर्फ बतानी है तो वो क्या हो जाएंगी? एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर मुझे सिर्फ कैपिटल के बारे में बताना है तो वो हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रही है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट इक्वेशन जो होती है वो हमारी इन तीनों में से कोई एक होगी, या तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी इज ₹200। आपके पास स्टेशनरी है, उसका ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है ₹200। ठीक है, आपने शुरुआत की थी 200 रुपए के स्टॉक से। अब आपने इसमें कुछ और स्टॉक परचेज कर लिया, तो ये स्टॉक हमारा ऐड हो गया 2000। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर मतलब लास्ट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है 400 का। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो भाई पहले से हम पे 200 की स्टेशनरी थी, और 2000 का हमने और इसमें ऐड कर दिया, यानी कि कितना आ गया? 2200। 2200 का हमारे पास स्टॉक है, और इसमें से 400 का स्टॉक नहीं बिका है। ठीक है, यानी कि 1800 का स्टॉक बिक गया होगा। भाई जो 1800 का स्टॉक बिका है, इससे हमें कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो 1800 हमारा अमाउंट होगा जो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, वेरी लॉजिकल। और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड मैंने कल की क्लास में भी आपको ये वाला पेज दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप उस क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल मैं गारंटी दे सकती हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां करेंगे। ठीक है, क्या गलतियां करेंगे? बच्चे सोचेंगे कि हाँ ट्रायल बैलेंस में तो हम क्या करते हैं, सीधा लेजर का अमाउंट देखते हैं और पोस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दिए, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक जर्नल, कैश बुक लेजर एंड ऑल सब्सिडरी बुक्स। इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सारे लेजर अकाउंट्स का जो भी क्लोजिंग डेबिट या फिर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है पर्टिकुलर डेट पर, उसको शो करता है। इसे हम बनाते हैं हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ऑफ बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस में जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, उन सभी सब्सिडरी बुक्स के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सेपरेट लेजर अकाउंट्स हैं उन सभी के टोटल को उठा के हम ट्रायल बैलेंस में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑल सब्सिडरी बुक्स, सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स। मतलब इसमें सिर्फ कैश और लेजर, कैश या जर्नल या सिर्फ परचेज सेल्स, ये नहीं, सभी चीजें आएंगी। चाहे आपका परचेज है, चाहे परचेज रिटर्न है, चाहे सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, चाहे आपका छोटा पेटी एक्सपेंसेस है, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसलिए इसका आंसर है ऑल सब्सिडरी बुक्स। ठीक है,
यहाँ पर मैंने आपको एक और पेज दिया हुआ है जिससे आप पढ़ सकते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट अर्न विल बी शोन इन। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पूरे साल भर में आपको इंटरेस्ट मिला सपोज 2000 रुपीज का, ठीक है, बट नॉट अर्न विल बी शोन इन। आपने रिसीव तो कर लिया, ये आपके अकाउंट में आ तो गए, ठीक है, लेकिन आपने कमाया नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो इंटरेस्ट मिलना होता है कभी वो एडवांस में पे कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको 4000 का इंटरेस्ट मिलना था और ये इंटरेस्ट आप एवरी ईयर पे करते हो, तो 4000 इस साल का, 4000 अगले साल का और 4000 पिछले साल का भी रहा होगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस करंट ईयर में आप अगले वाले साल का भी अभी पे कर रहे हो, यानी कि आपने 4000 की जगह 8000 पे कर दिए, ठीक है। तो जब आपने एडवांस में रिसीव कर लिए, जब आपने एडवांस में कोई इनकम रिसीव कर ली है, तो वो बन जाती है आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको अपने साइड से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें फुलफिल करना बाकी है, ठीक है। ये हो जाएंगी लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट, दैट विल बी ऑप्शन डी। दो चीजें होती है, देखो, इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं करा, आपका एसेट होता है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कर लिया बट अभी तक अर्न नहीं करा, आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना और इन क्वेश्चंस में गड़बड़ मत करना। ये बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। मैंने सारे वही क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए जिन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में चांसेस है कि आप उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद। भाई रेंट हमने पहले ही पे कर दिया, अब हमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेंट होता, ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस होते, लेकिन रेंट के साथ एक और प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि पर्सन को हमने एडवांस में ही रेंट दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज ऑप्शन। तो प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन का राइट टू रिसीव, है ना, राइट टू रिसीव सर्विस फ्रॉम अ पर्सन इन द फ्यूचर, नॉट अ फिजिकल और इंटेंजिबल एसेट लाइक दोज इन रियल अकाउंट, ठीक है। इसीलिए प्रीपेड रेंट जो है हमारे एसेट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एसेट्स में यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का ये फिजिकल प्रेजेंस इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आता है आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नाउ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इज शोन एज। सिमिलर अकाउंट्स को ग्रुप करना, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शो करना। सपोज करो परचेज अकाउंट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स थी, उन ट्रांजेक्शन्स को आपने एक ही लेजर में बनाया और उसके बाद उनकी जो भी एक ही जगह पर आपने उसकी एंट्री करी, उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसको प्लेस कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप सिमिलर एंट्रीज को, सिमिलर आइटम्स को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। आप एक अकाउंट से दूसरी जगह पर ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड वाइज हर ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना, ठीक है। इसमें हम किसी भी ट्रांजेक्शन को ग्रुप नहीं करते या फिर ट्रांसफर नहीं करते। लेजर में हम क्या करते हैं, हम करेक्शंस करते हैं और हम लेजर में एंट्रीज को बैलेंस करते हैं, लेकिन हम सारे सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में नहीं रखते। पोस्टिंग होता है कि सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करना और उनको ट्रांसफर करना फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर। और ट्रायल बैलेंस आप सभी को पता है मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। लेजर बैलेंसेस की हेल्प से उसको पोस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ 13th क्वेश्चन, व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड चैरिटी पर्पस। अगर आपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल या फॉर चैरिटी पर्पस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इनमें से कौन सी एंट्री होती है। देखिए, जब भी हमारे बिजनेस में हम गुड्स को परचेज करते हैं, हमारे बिजनेस में अगर गुड्स आए हैं तो हम उसे करते हैं डेबिट, लेकिन अगर गुड्स गए हैं तो उसे करते हैं क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात तो हमें पता है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो गुड्स हम बेच रहे, गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एज अ फ्री सैंपल या फिर चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। या फिर आप इसको फ्री सैंपल अकाउंट भी बोल सकते हो या फिर चैरिटी अकाउंट भी बोल सकते हो, लेकिन हम जो भी फ्री सैंपल
भेजते हैं और जो भी चैरिटी करते हैं वो सब एडवर्टाइजमेंट का ही हिस्सा होता है कहीं ना कहीं, इसीलिए हम उसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डेप्रिसिएशन इज कॉज बाय, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना। फिक्स एसेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना, तो जब भी फिक्स एसेट वैल्यू डिक्रीज होती है उसका कारण होता है उसका इस्तेमाल करना, डेली बेसिस पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, दैट इज ऑप्शन। नाउ 15th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के, उन्हें कहाँ पर शो किया जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे जो बिजनेस को जब स्टार्ट किया गया तब किए गए। ठीक है, ऐसे खर्चे हमारे बिजनेस के लिए एसेट का काम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में हेल्प करी है। ठीक है, तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट हम इनको शो करते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिन्हें हम प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं वो हम तब करते हैं जब हम अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उससे पहले। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में हमने लीगल फीस पे करी, हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने पर कुछ पे किया, रजिस्ट्रेशन या फिर कंसल्टेंसी फीस पे करी, इन सभी में हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, कैसा ट्रीटमेंट होता है इसका? तो सबसे पहले तो इन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट में, और इसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। और जब हम इनको राइट ऑफ कर देते हैं कुछ सालों बाद तो उसे हम कहते हैं पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर आपके पूरे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर आउट ऑफ 15 करेक्ट किया है, और आप लोगों को प्रीवियस वीडियो भी देखना है और आगे भी आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पर जो भी क्लासेस हो रही हैं उनका कंटेंट भी प्रोवाइड करती रहूंगी, यानी उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। एंड आज के सेशन में हम लोगों ने अकाउंटिंग से बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए 2 क्लासेस हो गई हैं, अब थर्ड क्लास में जो है इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैं जब आपको सिलेबस डिस्कशन किया था तब बताया था कि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में छोटी मोटी चीज़ें हैं, अब मैं कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, कुछ कॉर्पोरेट के और कुछ कॉस्ट के, तो हर अकाउंटिंग का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जैसे हमारे सफिशिएंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगी, कंसेप्ट हम अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।